नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम दिशा पमेचा, योर बायोलॉजी मेंटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाइडेरिया से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था नाइडेरिया के बेसिक फीचर्स के बारे में और साथ ही में उसके क्लासिफिकेशन और कुछ स्पेशल मेंबर्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम उससे रिलेटेड, नाइडेरिया से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। Corals. The corals are hard materials secreted by the tiny living polyps of some colonial cnidarians in the sea. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोरल दो क्लासेस बनाती हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोजोआ, ठीक है, एंड एंथोजोआ। राइट, आपको याद आ रहा है, हाइड्रोजोआ और एंथोजोआ दो क्लासेस थी जिनमें मेंबर्स ऐसे मिले थे हमें, जो कि क्या बनाते हैं? कोरल्स बनाते हैं। राइट, देखते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोजोअन कोरल्स, राइट, एंड एंथोजोअन कोरल्स। तो इन्हीं क्लासेस के बेसिस पे हमारे पास टाइप्स ऑफ कोरल्स भी दो हैं। राइट, तो हाइड्रोजोअन कोरल्स क्या होते हैं? द पॉलिप्स ऑफ अ फ्यू कॉलोनियल हाइड्रोजोअन्स फॉर्म सच कोरल्स। ठीक है, जो कोरल हाइड्रोजोअन मेंबर्स बनाते हैं या हाइड्रोजोअन पॉलिप्स बनाते हैं उनको हाइड्रोजोअन कोरल्स कहते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल मिलीपोरा। ठीक है, एंथोजोअन कोरल्स, द एंथोजोअन्स फॉर्म मेनी काइंड्स ऑफ कोरल। बहुत सारे अलग अलग तरीके के कोरल्स बनते हैं, हमने पढ़े भी थे उसके एग्जाम्पल में। राइट, जैसे कि मशरूम कोरल था, ऑर्गन पाइप कोरल था, राइट, रेड कोरल था। ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। चार तरीके के कोरल्स होते हैं। राइट, सॉफ्ट कोरल्स, हॉर्नी कोरल्स, ब्लू कोरल्स एंड रेड कोरल्स। राइट, चार तरीके के कोरल्स हो गए। अब सॉफ्ट कोरल्स कौन से होते हैं? जो कि सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। राइट, एल्कोनियम, राइट, डेड मैन्स फिंगर। हॉर्नी कोरल्स कौन से होते हैं? गॉर्गोनिया, अगर आपको ध्यान हो तो वो बहुत शार्प एजी कोरल था। राइट, ठीक है, एक सी फैन की तरह वो कोरल था। एंड ब्लू कोरल इज हेलीपोरा। राइट, हेलियोपोरा। ठीक है, देन आता है हमारा रेड कोरल, जो कि बनाया जाता है ट्यूबीपोरा एंड कोरोलियम। राइट, रेड कोरल ट्यूबीपोरा बनाता है ऑर्गन पाइप कोरल। राइट, तो ये मेंबर्स हैं या ये कोरल्स हैं जो कि रेड कोरल आते हैं और ये मेंबर्स हैं जो रेड कोरल बनाते हैं। ठीक है, ओके। एक और तरीके का कोरल हमारे पास है जिसको बोला जाता है ट्रू या स्टोनी कोरल। क्या बोला जाता है? ट्रू या फिर स्टोनी कोरल। ठीक है, इसमें कौन कौन से कोरल्स आते हैं? जो एक्चुअली कोरल्स होते हैं, जो ट्रू कोरल्स होते हैं, पथरीले कोरल्स होते हैं। राइट, फंजिया, मशरूम कोरल, मैड्रीपोरा, स्टैग हॉर्न कोरल एंड एस्ट्रिया, स्टार कोरल जो हमने देखा था। राइट, मियांड्रिना, ब्रेन कोरल। ठीक है, दे आर द मेजर बिल्डर्स ऑफ कोरल रीफ्स। जो हम सुनते हैं कि कोरल रीफ्स हैं, उनमें फंजिया, मैड्रीपोरा, एस्ट्रिया, मियांड्रिना, ये चार मेजर कोरल बिल्डर्स होते हैं, कोरल रीफ बिल्डर्स होते हैं। राइट, ये कौन है? मेजर कोरल रीफ बिल्डर्स। ठीक है, तो ये हम याद रख सकते हैं। और ये सारे कौन से क्लास में मिलते हैं हमें? सारे कौन से क्लास में मिलते हैं हमें? एंथोजोआ में मिलते हैं। सो एंथोजोआ इज फिल्ड विद मेंबर्स विच फॉर्म व्हाट? ट्रू और स्टोनी कोरल्स। ठीक है, याद रहेगा। ओके, गुड। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट आर कोरल रीफ्स। अभी हमने पढ़ा कि ये सारे मेंबर्स कोरल रीफ्स बनाते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि कोरल रीफ्स होते क्या हैं। सो कोरल रीफ इज अ रिज। ठीक है, एक उठा हुआ रीजन होता है या एक माउंड होता है इन अ शैलो ट्रॉपिकल सी। राइट, it has its upper surface near the surface of the water and supports a variety of animals and plants and is formed of calcium carbonate produced by some of its inhabitants, chiefly madreporian corals. Right, सो बेटा, जो कोरल्स होते हैं, आपने सुना भी होगा कि अगर कोरल्स एक्सटिंक्ट हो गए तो हमारी अर्थ पे से बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कोरल है वो इनहैबिटेड है बाय अ लॉट ऑफ एनिमल्स एंड
प्लांट्स, राइट। तो अब कोरल रीफ होता क्या है, वो एक माउंड होता है या फिर एक उठा हुआ रीजन होता है, कहाँ पे, शैलो या ट्रॉपिकल सी में, शैलो कम गहरा या फिर ट्रॉपिकल सी में, जिसका ऊपरी हिस्सा सरफेस और वाटर के पास में ही होता है, ठीक है। ये किसका बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना हुआ होता है, राइट। कोरल रीफ्स फॉर्म अ स्टेबल मरीन इकोसिस्टम, बहुत सारे फूड चेन्स, फूड वेब्स इन कोरल रीफ्स में चलती हैं, राइट। सो द कोरल रीफ्स आर ऑफ 3 काइंड्स, 3 तरह के होते हैं कोरल रीफ्स, राइट। फर्स्ट इज अ फ्रिंजिंग रीफ, क्या बोलते हैं हम, फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। द कोरल रीफ्स लाई क्लोज टू द शोर्स ऑफ द आइलैंड। अब आइलैंड क्या होता है बेटा, आइलैंड होता है एक लैंड सरफेस जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ किससे घिरा हुआ होता है बेटा आइलैंड, वाटर से। ऐसे पीस ऑफ लैंड को जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। अ बॉडी ऑफ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। ये वाटर से चारों तरफ से घिरी हुई लैंड, इसके फ्रिंज पे, इसकी एजेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कोरल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। क्या प्रेजेंट होते हैं, कोरल रीफ्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे कोरल रीफ्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स, क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स। हवाईयन आइलैंड्स जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में हैं अंडर द USA आर एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट फ्रिंजिंग रीफ्स, ठीक है। कौन से, हवाईयन आइलैंड्स, राइट। बैरियर रीफ्स क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द शोर, ठीक है। शोर से, सपोज ये आइलैंड है, ठीक है, ये क्या है, लैंड है जिसके चारों तरफ क्या है, जिसके सारी तरफ पे क्या है, पानी है। इससे दूरी पे क्या बना हुआ होगा हमारा, कोरल रीफ, क्या बना हुआ होगा, इससे काफ़ी दूरी पे बना होगा कोरल रीफ, ठीक है, ऐसे बना हुआ होगा, राइट। सो द बॉडी ऑफ वाटर सेपरेट्स द बैरियर रीफ्स फ्रॉम लैंड, और ये जो डिस्टेंस है लैंड और कोरल रीफ्स के बीच में, ये किससे बना हुआ होगा या किससे भरा हुआ होगा, वाटर से। किससे होगा, वाटर से। ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ हमने सुना है, बहुत सारे लिटरेचर्स में हमने पढ़ा है। ग्रेट बैरियर रीफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रीफ विच इज़ ओवर 1920 किलोमीटर लॉन्ग, अबाउट 80 किलोमीटर वाइड, and at certain places about 145 किलोमीटर from the sea shore, ठीक है। मतलब ये लैंड है, ये शोर है इसका, ठीक है। एंड जो रीव्स है उनके बीच में और इनके बीच में कितना जगह होगी, 145 किलोमीटर्स, कितनी होगी, 145 किलोमीटर। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे शोर को हम क्या बोलेंगे, बैरियर रीफ्स। क्या बोलते हैं हम, बैरियर रीफ्स, जिसमें जो बैरियर है वो किससे बना हुआ होगा, या जो बैरियर रीफ्स होंगे वो किससे बने हुए होंगे, किससे सेपरेट होंगे, लैंड। जो बैरियर रीफ्स है बेटा वो क्या होंगे, जो लैंड है और जो रीफ्स है उनके बीच में कौन होगा, वाटर होगा। कौन होगा, वाटर होगा, राइट। द ग्रेट बैरियर रीफ लाइज अलोंग द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ओके। Then we have the atoll reefs. What do we have? Atoll reef. Atoll reef is a horseshoe-shaped reef that surrounds a lagoon. Water enclosed by an atoll reef, but not an island. ठीक है, अब क्या है बेटा, पूरी चारों तरफ पानी है, लैंड का कोई पीस नहीं है यहाँ पे, चारों तरफ क्या है, पानी है। और इस पानी की या फिर वो इस वाटर बॉडी में क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है हमें, ये रीफ मिल रहा है, ठीक है। ऐसे रीफ को हम क्या बोलेंगे, हॉर्स शू की शेप में हो सकता है ये, ठीक है। हॉर्स शू कैसा शेप होता है, ऐसा शेप होता है ना हॉर्स शू का, तो ये ऐसा हो सकता है, राइट। एंड इट मे बी कंप्लीट और ब्रोकन बाय अ नंबर ऑफ चैनल्स, बहुत सारे वाटर चैनल से हो सकता है ये ब्रोकन भी हो, क्या हो, ब्रोकन भी हो। इसमें कोई पीस ऑफ लैंड या कोई आइलैंड नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अटोल रीफ्स। ये हमें कहाँ मिलते हैं, लक्षद्वीप और मालदीव आइलैंड्स में, इंडियन ओशन में बना हुआ है अटोल रीफ्स से, ठीक है। सो जो लक्षद्वीप है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस कोरल आइलैंड ऑफ इंडिया, वो क्या है, कोरल आइलैंड है, किसका,
इंडिया का, ठीक है। तो ये इंडिया से रिलेटेड है बेटा, ये डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत है बिकॉज़ ये आपके पेपर में MCQ फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द पैसिफिक ओशन कंटेन्स मोर कोरल फॉर्मेशन दैन एनी अदर ओशन। सबसे ज़्यादा कोरल्स हमें कहाँ मिलेंगे? पैसिफिक ओशन में। कौन से ओशन में? पैसिफिक ओशन, राइट। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टोटीपोटेंट इंटरस्टिशियल सेल्स, जो टोटीपोटेंट इंटरस्टिशियल सेल्स है इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रा। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रा है। और ये क्या मदद करते हैं या फिर यह कौन सी कैपेसिटी इनको देते हैं? कौन सी कैपेसिटी देते हैं बेटा? पावर ऑफ रीजेनरेशन, ठीक है। इन टोटीपोटेंट सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स की वजह से क्या हाइड्रा जो है वो अपना टूटे हुए बॉडी पार्ट को रीजेनरेट कर सकता है। क्या कर सकता है? टूटे हुए बॉडी पार्ट को रीजेनरेट कर सकता है। हाइड्रा was discovered by Leeuwenhoek and it was named by Linnaeus, right? So दो साइंटिस्ट अटैच्ड है या फिर एसोसिएटेड है हाइड्रा के साथ में। पहले जो हमने पढ़ा था जिन्होंने पावर ऑफ रीजेनरेशन देखी थी वो कौन थे? ट्रेम्बले थे। कौन थे? ट्रेम्बले। हाइड्रा को डिस्कवर किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंड उसका नाम हाइड्रा किसने दिया था? लिनियस ने दिया था, राइट। ठीक है बेटा। सी वैस्प, क्या है ये? सी वैस्प ये एक नाइडेरियन है जो कि बहुत पॉइजनस है। इट्स द मोस्ट पॉइजनस एनिमल, राइट। इन इंडिया मेड्यूसे ऑफ ओरेलिया आर कॉमनली फाउंड इन कोस्टल वाटर्स ऑफ चेन्नई। तो हमने क्या पढ़ा? एक और डेटा इंडिया के बारे में कि जो चेन्नई के क्या है? कोस्टल वाटर्स हैं। क्या है? कोस्टल वाटर्स हैं। उनमें कौन से तरीके का हमें नाइडेरिया मिलेगा? कौन से तरीके का मिलेगा? ऑरेलिया। और ऑरेलिया का कौन सा फॉर्म मिलेगा? मेड्यूसा, राइट। मेड्यूसा फॉर्म्स जो होते हैं ऑरेलिया के वो हमें कहाँ मिलेंगे? कोस्टल वाटर्स। कहाँ के? चेन्नई के, ठीक है। समझ आ गया? ओके। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ निमैटोसिस। अब भैया निमैटोसिस के भी टाइप्स होते हैं। किसमें? हाइड्रा में। तो निमैटोसिस हम याद कर लेते हैं एक बार। क्या होते हैं निमैटोसिस? निमैटोसिस किसके अंदर होते हैं? निमैटोब्लास्ट के अंदर, जो कि कहाँ होते हैं? टेंटिकल्स में होते हैं। ये क्या करने में मदद करते हैं निमैटोसिस? इनके 3 फंक्शंस होते हैं। क्या 3 फंक्शंस होते हैं? एंकरेज, डिफेंस एंड ऑफेंस, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। स्टीनोटिल्स या फिर पेनिट्रेंट्स, मतलब पेनिट्रेशन करते हैं ये ऑर्गेनिज्म में या प्रे में या एनिमी में, राइट। सो दीज आर द लार्जेस्ट। ये सबसे बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे बड़े होते हैं। सबसे पहली बात, ये कैप्सूल स्ट्रक्चर जैसा होता है, राइट। ये ऐसे होते हैं। इनमें ये कैप्सूल है इनका, ये शाफ्ट है या बट है, और इसके साथ में ये क्या होगी? पूरी थ्रेड ट्यूब होगी। क्या होगी? ये पूरी थ्रेड ट्यूब होगी। यहाँ पे बेसल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। बेसल क्या होगा? न्यूक्लियस। और ये लैसो से, किससे? लैसो से कनेक्टेड होगा, राइट। जब ये रिलीज हो जाएगा तो यहाँ कैसे डायग्राम बनेगा? ये कैप्सूल है, ये निकला बाहर, और ये क्या निकल गई बाहर? थ्रेड ट्यूब निकल गई बाहर, ठीक है। इसके साथ में एक ये क्या होता है हमारा सेंसरी ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइडो। क्या बोलते हैं? नाइडोसील। क्या बोलते हैं? नाइडोसिल, राइट। ये क्या करता है? इसके आके पहले कोई प्रे या फिर कोई एनिमी जब टच होता है तब सेंसरी इम्पल्सेस अंदर कंडक्ट होते हैं और पूरे निमैटोब्लास्ट में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है, जिससे फिर क्या होता है? थ्रेड ट्यूब का प्रोपल्शन होता है। क्या होता है? थ्रेड ट्यूब का प्रोपल्शन होता है। दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। और फिर जब एक फिजिकल मैकेनिज्म हुआ, फिजिकल रिएक्शन हुआ, बाहर थ्रेड ट्यूब प्रोपेल हुई, तो उस थ्रेड ट्यूब ने किस पे अटैक किया या किसको पेनिट्रेट किया? किसको किया? प्रे को या एनिमी को। और जब वो उसमें घुस गई तो उसने क्या रिलीज किया? हिप्नोटॉक्सिन। हमने पढ़ा था हिप्नोटॉक्सिन,
पहले भी हमने पढ़ा था केमिकली क्या होता है, ये प्रोटीनेशियस होता है और फिनॉल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। इज इंजेक्टेड पैरालाइजिंग दी प्रे, जो प्रे होगा उसको उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है थ्रेड ट्यूब से और वो प्रे क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, राइट। एक बार पढ़ लेते हैं। द थ्रेड ट्यूब इज ओपन इन द एंड, when discharged it releases thread tube by which a poisonous fluid that is hypnotoxin is injected paralyzing the prey। किसमें, प्रे और एनिमी में वो इंजेक्ट हो जाता है और प्रे और एनिमी क्या हो जाते हैं हमारे, पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये कैसा मैकेनिज्म है, डिफेंस का मैकेनिज्म है। क्या है ये, डिफेंस का मैकेनिज्म, राइट। अगले तरीके के हम पढ़ेंगे होलोट्राइकस आइसोराइजास और लार्ज ग्लूटिनेंस और स्ट्रेप्टोलीन ग्लूटिनेंस। अब इसमें क्या होता है, ये बड़े सारे होते हैं, ठीक है। इसमें शाफ्ट थोड़ी सी होती है, ठीक है। और इसकी जो थ्रेड ट्यूब है बेटा, क्या है, थ्रेड ट्यूब है, उसके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं। क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, राइट। ओके, अब दे हैव अ नैरो बट। देखो उसमें बट कितनी मोटी बनाई थी मैम ने, जो शाफ्ट बनाई थी वो कितनी मोटी थी ना, दिस इज सो थिक। जबकि होलोट्राइकस वाले में मैम ने बट कितनी सी बनाई है, छोटी सी बनाई है, नैरो बट बनाई है। बट जो थ्रेड ट्यूब है वो ओपन है टिप पे एंड देयर आर स्मॉल स्पाइंस ऑन द बट एंड द थ्रेड। बट के ऊपर और थ्रेड के ऊपर छोटे छोटे स्पाइंस हैं, दे स्टिक टू द सरफेस ऑफ द प्रे। वो प्रे के सरफेस पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, राइट। ओके, थर्ड है हमारे एट्राइकस, मतलब ये छोटे से होंगे, जो बट है दैट्स मोस्टली एब्सेंट, ठीक है। और बस एक थ्रेड होगा और इसके ऊपर कोई भी स्पाइंस नहीं होंगे, कोई भी स्पाइंस नहीं होंगे, द स्पाइंस आर एब्सेंट, इसलिए इसको बोला एट्राइकस, ठीक है। Thread is open at the tip and it has no spines. These trichocysts fix the object when Hydra walks on its tentacles. जब हाइड्रा लोकोमोशन करने की कोशिश करता है या फिर लूपिंग करता है या समरसॉल्टिंग करता है तो वो किसकी मदद से करता है, टेंटिकल्स की मदद से करता है, ठीक है। टेंटिकल्स की मदद से वो एक जगह से सबस्ट्रेटम से अटैच होते 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 क्रॉल करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जब वो मूव करता है तो वो कैसे मूव करता है, एट्राइकस आइसोराइजास के साथ में मूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो एट्राइकस आइसोराइजास हैं ये क्या होते हैं, ये सबस्ट्रेटम पे चिपक जाते हैं, सबस्ट्रेटम पे चिपक जाते हैं। और जो ये हाइड्रा है, मान लीजिए ये आपका हाइड्रा है, ये अपना टेंटिकल ऐसे गिराता है, ठीक है। ये सपोज इसके बहुत सारे टेंटिकल्स हैं। अब जब हाइड्रा थोड़ा सा टिल्ट होगा, राइट, हाइड्रा थोड़ा सा टिल्ट हुआ तो ये जो टेंटिकल है ये यहाँ पे आके चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एट्राइकस आइसोराइजास है, उन्होंने यहाँ पे चिपका लिया। अब ये और टिल्ट हुआ, ठीक है, फर्दर टिल्ट हुआ, ये फर्दर टिल्ट हुआ तो इसके जो सारे टेंटिकल्स थे वो ऐसे आ गए नीचे और ये हाइड्रा ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया, क्रॉल कर रहा है। क्या कर रहा है हाइड्रा, क्या कर रहा है, अपनी जगह से क्रॉल कर रहा है, थोड़ा बहुत लोकोमोशन शो करता है हाइड्रा, ठीक है। तो ये क्या यूज़ करता है, एट्राइकस आइसोराइजास, ठीक है। डेस्मोनीम्स या फिर वॉल्वेंस, इनमें क्या होती है, कोई बट नहीं होती और जो थ्रेड ट्यूब है वो पूरी ऐसे कॉइल्ड होती है। क्या होती है, पूरी कॉइल्ड होती है, ठीक है, ऐसे। देयर इज नो बट, कोई बट नहीं होती, एब्सेंट होती है। बट दिस नेमाटोसिस कंटेन्स अ शॉर्ट thick spineless thread tube which forms a single loop and is closed at the tip. On being discharged, these nematocysts are used to capture the prey. ये भी क्या कर रहे हैं, प्रे को कैप्चर करने में काम कर रहे हैं, प्रे को कैप्चर करने में काम कर रहे हैं। किस में काम कर रहे हैं, ऑफेंस में, किस में, ऑफेंस में, राइट। जबकि ये किस में काम कर रहे थे, ये किस में काम कर रहे थे, एट्राइकस वाले एंकरेज में, किस में काम कर रहे थे, एंकरेज में, राइट, ठीक है। ओके, 10 पेनिट्रेंट्स जो फर्स्ट थे, ठीक है, जो पेनिट्रेंट्स थे और जो लास्ट हैं वॉल्वेंट्स, दे आर पर्टिकुलर वैल्यू इन कैप्चरिंग द प्रे। मतलब ये किस में काम आ रहे थे, हमारे ऑफेंस में काम आ रहे थे। किस में काम आ रहे थे, ऑफेंस में काम आ रहे थे।
However, the glutenins secrete a sticky substance used in locomotion by fastening the tentacles to the solid objects. जबकि जो glutenins थे, ठीक है, वो एक sticky substance secrete करते थे. क्या करते थे? sticky substance secrete करते थे, जिससे वो क्या कर सकते हैं? locomotion. हाइड्रा क्या कर सकता है? locomotion, right? Okay. अब हम आ जाते हैं फिर से थोड़ा सा कोरल्स के पास में, ठीक है. एक पॉइंट ये है कि जो कोरलियम रूबरम है, ठीक है, वो क्या बनाता है? रेड कोरल बनाता है, ठीक है. और इस रेड कोरल को हम कहते हैं मूंगा. क्या बोलते हैं? रेड मूंगा. तो आपने सुना होगा बेटा लोगों को मूंगे की रिंग्स पहनते हुए, ठीक है. तो ये किस में यूज़ होता है? इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन कहाँ हुई कोरलियम रूबरम की? ज्वेलरी में. कहाँ हुई? ज्वेलरी में, या फिर स्टोन इंडस्ट्री में, प्रेशियस स्टोन या सेमी प्रेशियस स्टोन इंडस्ट्री में, राइट. सो कोरलियम रूबरम को आप क्या कैसे याद रखेंगे कि ये रेड कोरल बनाता है? रूबरम. रूबी आया इसमें, रूब वर्ड आया, तो रूबी से आप क्या रखेंगे याद कि रूबी कौन से कलर का होता है? रेड कलर का प्रेशियस स्टोन होता है. तो कोरलियम रूबरम क्या बनाएगा? रेड कोरल. ठीक है, टिप मिल गया, याद कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. स्टिम्युलेशन फॉर डिस्चार्ज ऑफ अ नेमाटोसिस्ट इज फर्स्ट मैकेनिकल देन केमिकल. सबसे पहले एक मैकेनिकल एक्शन होता है, फिर एक केमिकल रिएक्शन होता है. ठीक है, पहले जब वो नाइडोसील हमने पढ़ा था नेमाटोसिस्ट के ऊपर, ठीक है, क्या पढ़ा था? नेमाटोसिस्ट पे नाइडोसील पढ़ा था. ठीक है, ये क्या है? हमारा शाफ्ट है और इस पे क्या लपटी हुई है? थ्रेड ट्यूब लपटी हुई है. यहाँ पे क्या है? हमारा नाइडोसील. व्हाट इज दिस? नाइडोसील एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन जिस पे आके क्या टच होएगा? पहले प्रे टच होएगा, फिर बहुत सारे इम्पल्सेस जाएंगे अंदर. इम्पल्सेस जाने की वजह से इसमें पूरा क्या फिल हो जाएगा? वाटर फिल हो जाएगा. और वाटर फिल होते क्या होएगा? क्या होएगा? डिस्चार्ज ऑफ थ्रेड ट्यूब. और थ्रेड ट्यूब क्या करेगी? प्रे या एनिमी में पेनिट्रेट करेगी और क्या रिलीज कर देगी? हिप्नोटॉक्सिन. और प्रे और एनिमी को क्या कर देगी? पैरालाइज. ठीक है, घायल कर देगी. Myonemes are present in muscular processes of epitheliomuscular and nutritive muscular cells, right? किसकी बात कर रहे हैं हम? या मायोनीम्स की बात कर रहे हैं. और हमने दो सेल्स के बारे में पढ़ा. क्या? एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स. क्या? एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स. कहाँ होते हैं ये एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स? एपिडर्मिस में होते हैं. कहाँ होते हैं? कहाँ मिलते हैं हमें? एपिडर्मिस में मिलते हैं, राइट. और न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स, ये जो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स हैं ये कहाँ मिलेंगे? हमें याद करिए, गैस्ट्रोडर्मिस में मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे? गैस्ट्रोडर्मिस में मिलेंगे, राइट. तो इनका क्या फंक्शन है? ये जो मायोनीम्स है ये इन दोनों सेल्स में प्रेजेंट है, राइट. कौन से? एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स में भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रोडर्मिस में भी प्रेजेंट है. तो इनका फंक्शन क्या है? मस्कुलर प्रोसेसेस का. अब भाई ये मस्कुलर प्रोसेसेस क्या होते हैं? तो मस्कुलर प्रोसेसेस का मतलब है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन. क्या? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन या फिर क्या? मसल्स का रिलैक्सेशन. ये दो चीज़ें क्या बनाती हैं? मस्कुलर प्रोसेसेस बनाती हैं. और जो मायोनीम्स है, ये मायोनीम्स का फंक्शन होता है कि जो एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं और न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन करवा के जाएगा? मायोनीम्स करवा के जाएंगे. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मीजेंट्रीज के बारे में. तो मीजेंट्रीज क्या होते हैं? मीजेंट्रीज सॉफ्ट इंटरनल पार्टीशंस होते हैं. किसके? कोरल पॉलिप के या फिर सी एनेमोन के. कहाँ मिलते हैं हमें ये? कोरल पॉलिप्स में मिल सकते हैं या फिर सी एनेमोन में मिल सकते हैं. इन मीजेंट्रीज का फंक्शन क्या है कि ये क्या करेंगी? सरफेस एरिया बढ़ाएंगी. क्या करेंगी? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी. और इस सरफेस एरिया को बढ़ाने से क्या होगा? डाइजेशन का सरफेस एरिया बढ़ेगा. किसका सरफेस एरिया बढ़ेगा? डाइजेशन का सरफेस एरिया बढ़ेगा. और डाइजेशन का सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिशन के लिए एब्जॉर्प्शन करना है उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, राइट. जो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है कौन? मीजेंट्रीज. ठीक है, ये कहाँ कहाँ हमें मिलेंगे? कोरल पॉलिप्स में हमें मिल सकते हैं या फिर हमें कहाँ मिलेंगे? सी एनेमोन्स में मिल सकते हैं. तो बेटा इसके साथ में हमारा फाइलम नाइडेरिया
फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है, राइट। हमने क्या क्या पढ़ा फाइलम नाइडेरिया में? हमने उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, ठीक है, हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, और क्लासिफिकेशन के साथ में हमने बहुत सारी रंग बिरंगी तस्वीरें देखकर और उनके बारे में जानकर उनके मेंबर्स के बारे में भी पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि वो तस्वीरें जब आप दोबारा देखेंगे तो आप उस मेंबर को पहचान जाएंगे, साथ ही में उसकी फ़ोटो देख के या इमेज देख के आप उसके बारे में भी कुछ 2-3 बातें बता देंगे, ठीक है। तो बेटा हमने फाइलम नाइडेरिया की एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ ली, हमने नेमेटोसिस्ट्स के बारे में भी पढ़ा, राइट, हमने हाइड्रा के बारे में भी 2-3 चीज़ें जानी, और कोरल रीफ्स के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, राइट। तो ठीक है, फाइलम नाइडेरिया एक तरह से हमारा पूरा फिनिश हो चुका है, राइट, कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट फाइलम पे, जो कि होगा फाइलम टीनोफोरा, और वो होगा अगली क्लास में। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।